अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सादिक इंस्टीट्यूट और हाजिर हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के होम्योस्टेसिस चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हमको जो होम्योस्टेसिस के साथ में जुड़ी हुई चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं। जिस टॉपिक को यहाँ पर नाम दिया गया है वो है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ द होम्योस्टेसिस। हम देख रहे हैं कि किस तरह से होम्योस्टेसिस जो है कौन से मैकेनिज्म के तहत जो है कंट्रोल हो रहा होता है। बयान ये किया जा रहा है कि जब हमारी बॉडी के अंदर तमाम चीज़ें जो है वो रेगुलेट हो रही है, हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन रह रहा है, उसके पीछे जो वजह है वो है होम्योस्टेटिक सर्विलेंस। एक नज़रदारी की जा रही है हमारे होम्योस्टेसिस के ऊपर, और वो नज़रदारी करने का जो तरीका है हमारे पास एक सिस्टम के तहत डिपेंड कर रहा है, और सिस्टम को हम चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म या फीडबैक मैकेनिज्म कह रहे हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, एक फीडबैक सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी के तमाम कामों को नॉर्मल स्टेट में मेंटेन करने का काम करता है। तभी हमारे पास होम्योस्टेसिस हमें देखने को मिलता है। अगर फीडबैक मैकेनिज्म ना हो, हमारी बॉडी में चीज़ें चेक ही ना हो कि कौन सी चीज़ खराब हुई है, कौन सी चीज़ अभी भी मेंटेन हालत में मौजूद है, तो फीडबैक मैकेनिज्म का काम उन तमाम चीज़ों को चेक करना होता है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, ये उन चीज़ों से जुड़ा हुआ सिस्टम होता है। इसके अंदर एक दो आ जाते हैं रिसेप्टर्स। हमारे पास अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स मौजूद होंगे जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो टेम्परेचर को महसूस करते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका है तो वो उसकी खबर जो है कंट्रोल सेंटर को फिर देंगे, और कंट्रोल सेंटर कुछ एक्टिविटीज़ करके इफेक्टर को कहेगा, और इफेक्टर जो है उन चीज़ को नॉर्मल कर देगा। तो इस तरह से अगर कोई नॉर्मल चीज़ है उसमें चेंज आया है, खबर दी जाएगी कंट्रोल सेंटर को, और एक खबर देने वाले रिसेप्टर्स होंगे। कंट्रोल सेंटर इफेक्टर को कहेगा और इफेक्टर वापसी कुछ चेंजेस ला करके उसे नॉर्मल कर लेगा। तो रिसेप्टर्स जो है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। रिसेप्टर्स हमारे सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते, रिसेप्टर्स कुछ सेल्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं, और क्योंकि वो न्यूरॉन्स के साथ में कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पर हमारी आंखों में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें फोटो रिसेप्टर सेल्स कहा जाता है, वो हमारे न्यूरॉन्स के साथ में कनेक्ट होते हैं, फिर वो ब्रेन के साथ जाकर के जुड़ते हैं। तो इस तरह से वो हमारे नर्वस सिस्टम के साथ में जुड़ जाते हैं, और अगर कोई भी चेंज आ जाता है इन्वायरमेंट के अंदर तो फिर उसे कंट्रोल सेंटर को पहुंचाने का काम करेंगे। तो हमारा सीएनएस जो है वो कंट्रोल सेंटर के तौर पर काम करेगा, और वो कुछ ऑर्गन्स को कहेगा। अब जो ऑर्गन्स यहाँ पर होंगे जो ठीक करने का काम करेंगे वो या तो ग्लैंड्स होंगे हमारे पास, या फिर हमारे पास वो मसल्स होंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका है तो उस दौरान स्किन में मौजूद स्वेट ग्लैंड्स को कहा जा रहा है, और फिर वो पसीना निकाल करके टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही हैं। इसी तरह से अगर टेम्परेचर कम हो चुका है तो हमारे मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करके हीट को जनरेट कर रही हैं। तो सीएनएस इफेक्टर को कहेगा, जो कि हमारे पास मौजूद हो सकता है कोई ग्लैंड, या फिर हमारे पास मौजूद हो सकता है हमारे मसल्स, और तमाम का काम हमारी बॉडी को नॉर्मल स्टेट में लेकर आना होगा। एक मैकेनिज्म के वास्ते लिखा हुआ है कि एक चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ये होता है जो कि सिस्टम के अंदर जो है जनरेट हो रहा होता है। वो फिर मॉलिक्यूल के अंदर भी ये देखने को मिल सकता है, सेल में भी देखने को मिल सकता है, ऑर्गेनिज्म में भी, या कई सारे ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में पॉपुलेशन में भी ये मैकेनिज्म हो सकता है। और ये पॉपुलेशन में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को, जो कंटिन्यू एक्टिविटीज़ है पॉपुलेशन के अंदर, या पॉपुलेशन के अंदर कोई चीज़ अगर बन रही है, सेल के अंदर कोई चीज़ बन रही है, तो तमाम चीज़ों पर ये फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल कर रहा होता है। अब इसकी दो किस्में हमें देखने को मिलती है, और वो दोनों ही किस्में एक दूसरे के अपोजिट होती है। एक को पॉजिटिव फीडबैक और दूसरे को नेगेटिव फीडबैक कहा जाता है। सबसे पहले हम पॉजिटिव फीडबैक को समझते हैं और उसके बाद नेगेटिव फीडबैक का जिक्र किया जाएगा। अगर पॉजिटिव फीडबैक की बात की जाती तो पॉजिटिव फीडबैक जो है वो किसी भी चेंज को इंक्रीज या उसे स्टार्ट करने का काम करेगा, ताकि फिर एक प्रोसेस जो है वो शुरू हो सके। मिसाल के तौर पर अगर हमारी जो बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद है, ये ब्लड वेसल इस तरह से मौजूद है। अब इन ब्लड वेसल्स का काम ये है कि ये जो है खून को सप्लाई करते रहेंगे मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक, मुख्तलिफ टिश्यूज़ तक। अगर कहीं से ये ब्लड वेसल हमारी ब्रेक हो जाती है, अगर ये हमारे पास ब्लड वेसल मौजूद है, यहाँ से ये ब्रेक हो चुकी है, तो इससे जो ब्लड होगा वो सारा का सारा बाहर जाना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक जो है ब्लीडिंग के दौरान जो है पॉजिटिव फीडबैक जो है वो प्लेटलेट्स के एक्शंस को शुरू करने का काम करेगा। प्लेटलेट्स उस जगह पर आ जाएंगी, मिसाल के तौर पर ये वाली जगह मौजूद है तो प्लेटलेट्स इस जगह पर आ जाएंगी, और प्लेटलेट्स आपस में जुड़ करके खून को रोकना शुरू कर देंगी। जो इस ब्लड वेसल के अंदर खाल बन चुका है, जो चीज़ यहाँ पर डैमेज हो चुकी है, उसे रिपेयर करने का यहाँ पर काम करेगी, और फिर ब्लड क्लॉट बन जाएगा, खून जो है वहाँ पर रुक चुका होगा। इस तमाम प्रोसेस में ये ख्याल रखा जाएगा कि ब्लड का जो लॉस है वो मिनिमम हो, क्योंकि हमारे लिए खून बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे तमाम ऑर्गन्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम कर रहा होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम होती है कि खून का ज़ाया कम हो
और ज़्यादा जल्दी जो है ये प्लेटलेट्स काम करके इस ब्लड वेसल को रिपेयर कर सके। जैसे ही ब्लड वेसल रिपेयर हो गई, पॉजिटिव फीडबैक जो है खत्म हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक के हवाले से बात ये बयान की जा रही है कि पॉजिटिव फीडबैक जो हमारी बॉडी में काम कर रहा है वो हमारी होम्योस्टेटिक कंडीशन को स्टेबल करने का काम नहीं कर रहा। मिसाल हमारा टेम्परेचर हो गया, हमारे अंदर साल्ट और वाटर का बैलेंस हो गया, या हमारे पास एक्सक्रीशन हो गया, तो इसके साथ इसका काम नहीं होता। इसका काम जो होता है वो कोई भी अगर हमारी बॉडी में चेंज हो रहा होता है तो वो उसे इंटेंसिफाई करता है, यानी कि वो उसे बढ़ाने का काम कर रहा होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले पे लिखा हुआ है कि अगर हमारी ब्लड वेसल की वॉल के अंदर अगर कोई जो है दरार वगैरह आ चुकी है या ये टूट चुकी है तो पॉजिटिव फीडबैक जो है काम करेगा। ब्लड के लीकेज होने से ही जो है प्लेटलेट्स जो है वो एक्शन में आ जाएंगी, पॉजिटिव फीडबैक जो है काम करना शुरू कर देगा। प्लेटलेट्स जो है उस इंजरी वाली जगह पर आ जाएंगी और कुछ केमिकल्स को रिलीज़ करेंगी, और इस तरह से प्लेटलेट्स जब जुड़ रही होंगी तो काफ़ी ज़्यादा वॉल जो है हमारे पास वो रिपेयर हो चुकी होगी। लेकिन ये जो केमिकल रिलीज़ करेंगे उन केमिकल्स के नतीजे में और ज़्यादा प्लेटलेट्स जो है आ रहे होंगे। इस तरह से जब ज़्यादा प्लेटलेट्स आएंगे, ज़्यादा जल्दी जो है हमारे पास जो हमारा ब्लड वेसल है वो रिपेयर हो चुका होगा। तो इस तरह से ये साइकिल ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म ख़त्म हो जाएगा जब हमारे पास एक ब्लड क्लॉट जो है वो बन चुका होगा। इस पॉजिटिव फीडबैक के अंदर कुछ और एग्जाम्पल्स का जिक्र करें जहाँ पर चेंज को इंटेंसिफाई किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर जब फ्रूट की राइपनिंग हो रही होती है तो वहाँ पर इथिन गैस ज़्यादा ही जो है वो जनरेट होती है, जिस वजह से फ्रूट की राइपनिंग हमें जल्दी देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें, मिल्क की सीक्रेशन जो है वहाँ पर भी पॉजिटिव फीडबैक काम कर रहा होता है, ज़्यादा मिल्क को जो है रिलीज़ कराने का काम कर रहा होता है। और इसी तरह से चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है यूटेरस की कॉन्ट्रैक्शन को वो और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिस तरह से जो है हमारे पास चाइल्ड बर्थ जो है वो आसान हो जाती है। तो कई सारे पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल्स है जहाँ पर चीज़ों को इंटेंसिफाई किया जा रहा है, चीज़ों को इंक्रीज़ किया जा रहा है ताकि आसानी से वो काम जो है हमारी बॉडी के अंदर हो सके। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के हवाले से, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी के कुछ फिजियोलॉजिकल नॉर्मल प्रोसेसेस को भी रोक सकता है ताकि हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल स्टेट में काम कर सके। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक एग्जाम लिखी हुई कि अगर कोल्ड जो है वो बाहर की तरफ मौजूद हो और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सेट पॉइंट से भी डिक्रीज़ हो रहा हो। हमें मालूम है कि हमारा जो सेट पॉइंट होता है वो हमारा 37 सेल्सियस होता है। तो सेट पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमारी नॉर्मल रेंज जो है वो ठीक से काम कर रही होती है, और नॉर्मल रेंज हमारी वो एक वैल्यूज़ होती है, वो खास जो है हमारे पास जैसे टेम्परेचर 37 है वो हमारा नॉर्मल रेंज है जहाँ पर हमारे पास हमारी बॉडी हेल्दी और जो है स्टेबल रहेगी। अगर इस नॉर्मल रेंज से हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सेट पॉइंट से हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो काम है वो ठीक से काम नहीं हो पाएंगे। तो उस ठंड के माहौल के अंदर नेगेटिव फीडबैक जो है हमारी बॉडी को शिवरिंग काज करेगा, और शिवरिंग के नतीजे के अंदर हमारे पास हीट जनरेशन होगी, थर्मोजेनेसिस होगा, और इस तरह से बॉडी का टेम्परेचर जो है कम अगर हुआ था तो वो ज़्यादा कर देगा। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई चीज़ 37 से कम हुई है तो नेगेटिव फीडबैक उसे इंक्रीज़ करने का काम करेगा ताकि वो इस स्टेज पर मेंटेन रह सके। बॉडी में ग्लूकोज की तादाद कम हो चुकी है तो नेगेटिव फीडबैक उसे इंक्रीज़ करने का काम करेगा। इसी तरह से अगर टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा हो चुका है तो वो उस ज़्यादा हुए टेम्परेचर को कम करने का काम कर रहा होगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन दिखाई जा रही है। अगर हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मौजूद था, उससे कम हो रहा है तब क्या मामला हो रहा है, और अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तब क्या मामला हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है जब टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो रहा है, कोल्ड हमें महसूस हो रही है, ये जा करके सेंसरी रिसेप्टर्स जो है ब्रेन तक पैगाम पहुँचाएंगे, और ब्रेन में जिस हिस्से के पास पहुँचेगा वो होगा हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को सेम रखने का काम करेगा। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेल्सियस से 98.6 फ़ारेनहाइट है, तो ये हमारा सेट पॉइंट है। इससे टेम्परेचर कम हो चुका है तो हमारा बॉडी जो है, हमारा कंट्रोल सेंटर जो है वो इफेक्टर को कहेगा, और यहाँ पर इफेक्टर हमारे पास हमारे जो है कुछ ग्लैंड्स हैं और हमारे पास जो है मसल्स है। जैसे कि यहाँ पर मसल्स हमारे पास ब्लड वेसल्स के मसल्स हैं जो कि कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, यानी कि वो अंदर से इस तरह से सिकुड़ जाएंगे। जब ये मसल्स अंदर से सिकुड़ जाएंगे, ब्लड वेसल्स अंदर से सिकुड़ जाएंगे, उस सूरत के अंदर हमारे पास जो होगा हीट कम बाहर जा पाएगी, ज़्यादा हीट अंदर रहेगी। इस तरह से टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह से अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, हॉटनेस ज़्यादा हो रही है, उस सूरत के अंदर भी हाइपोथैलेमस जो है उस तक खबर पहुँचेगी इसी थर्मो रिसेप्टर्स के ज़रिए से, और फिर जो हमारा कंट्रोल सेंटर है वो काम में आएगा, और फिर वो तो इस तरह से वो इफेक्टर को कहेगा जो कि हमारा स्किन वाला हिस्सा है जहाँ पर हमारे ब्लड वेसल्स भी मौजूद है। ब्लड वेसल्स भी यहाँ पर काम करेंगी और वो डाइल्यूट हो जाएंगी, यानी कि उनका डायमीटर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और उसके अलावा स्वेट ग्लैंड जो है वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे और स्वेट को प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मसल्स भी काम कर रही हैं और ग्लैंड्स भी काम कर रहे हैं। इस सूरत के अंदर जब हमारे पास
हीट बाहर लॉस होगी, पसीना जो है वो भी प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से भी हीट बाहर जाएगी, टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल हमारा हो जाएगा। इसी तरह से शिवरिंग का नतीजा जो है वो भी हमें देखने को मिल सकता है। जब टेम्परेचर कम होगा, हीट जनरेट होगी और टेम्परेचर हमारा नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह से शुगर लेवल का एग्जाम्पल जो है वो भी हमारे पास नेगेटिव फीडबैक के अंदर आ सकता है। अगर शुगर लेवल बढ़ी हुई तो हार्मोन जो काम करेगा शुगर लेवल को कम करेगा वो होगा इंसुलिन। वो ज़्यादा शुगर को एक दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर ग्लाइकोजन में बदल देगा। अब अगर शुगर दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर कम हो गई है, हमारी बॉडी को शुगर की रिक्वायरमेंट है, तो अब यहाँ पर जो हमारे पास ग्लाइकोजन बना हुआ था उसे तोड़ने का एक दूसरा हार्मोन काम करेगा और वो होगा हमारे पास ग्लूकेगोन। तो ग्लूकेगोन हमारी बॉडी में जब कम शुगर होता है तो उसे बढ़ाने का काम करता है, और इंसुलिन अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा शुगर होता है तो वो उसे कम करने का काम करता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट काम करके हमारी बॉडी को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। तो ये आज के बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।